हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर, आपको टीजी गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सबसे महत्वपूर्ण जियोग्राफी भूगोल जैक बोर्ड मॉडल सेट पेपर का सॉल्यूशन, वो भी सेट 4 का। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज हमें आप लोग को बताते हैं कि यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 12th क्लास का विषय जियोग्राफी है। इसमें टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको समय 1.5 घंटा का दिया जाएगा। यह टर्म 2 का मॉडल पेपर सेट 4 है। तो चलिए, आज मैं आप लोग को बारी बारी से इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यह हमारा सब क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लिंगानुपात को परिभाषित करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए, लिंगानुपात को परिभाषित करें। लिंगानुपात क्या है या लिंगानुपात को परिभाषित करना है। तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र में विशेष पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। प्राय किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। ये हमारा लिंगानुपात का परिभाषा है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा संसाधन उन प्राकृतिक प्रदत्त संपदा से है जिससे प्राप्त ऊर्जा में मानव इच्छाओं एवं उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिनका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यह हमारे ऊर्जा संसाधन है। ऊर्जा संसाधन एक ऐसा संप्रदाय है जिससे मानव की इच्छाओं को पूर्ति किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। अर्थात प्रदूषण तो मनुष्यों के वातावरण में हानिकारक जीवन नाशक वैश्विक पदार्थों के एकत्र होने को प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जो दूषित होता है उसी को प्रदूषित अर्थात प्रदूषण कहते हैं। यह हमें मानवीय कारण के द्वारा तथा प्राकृतिक कारणों से भी प्रदूषण होता है। अधिक मात्रा में प्रदूषण मानव कारक के अनुसार होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तिलहन फसल किसे कहते हैं। तिलहन फसल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिलहन फसल किसे कहते हैं। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिससे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तेल, सरसों, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन आदि। इन सब तिलहन के उदाहरण हैं। इन्हीं से तेल प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं वैसा पदार्थ या वैसा फसल जिससे तेल को उत्पादित किया जाता है। अर्थात वह वनस्पति जिससे तेल उत्पादित होता है वही हमें से तिलहन कहते हैं। जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब से हमें तेल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह फाइनल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, ओजोन परत जो हमारी आकाश में है, ओजोन के क्षय होने का मुख्य कारण मनुष्यों द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है। यह बहुत अस्थायी होते हैं जो वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। यहाँ ओजोन परत होती है। जहाँ पर ओजोन परत होती है वहाँ पर ओजोन के क्षय होने का मुख्य कारण मनुष्यों द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण हमारा जो ओजोन परत
है वहाँ पर ओजोन परत क्षय हो गया है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट अर्थात नेटवर्क, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे है और इंटरनेट क्या है। लेकिन आज का युग एक इंटरनेट के जरिया हो गया है। बिना इंटरनेट से हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम तुरंत किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों, एक विदेश स्तर समूह कह सकते हैं, ये सब इंटरनेट के अंतर्गत आते हैं। इससे हम लाखों करोड़ों कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पहल है। यह जल संरक्षण के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रयासों से अभिसरण द्वारा राज्य में मानव निर्मित सूखे और पानी की कमियों पर काबू पाने पर केंद्रित है। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं नीरू और मुरू का कार्यक्रम इन बिंदुओं पर केंद्रित है। लोग मानव निर्मित सूखे और पानी की कमी पर काबू पाने के लिए ऐसा नियम बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है पाइपलाइन परिवहन के गुण और दोष को लिखिए। अर्थात सबसे पहले हम लोग पानी पाइपलाइन के माध्यम से क्या होता है उसके गुण के बारे में जानते हैं। पाइपलाइन के गुण, पाइपलाइनों को कठिन उबड़ खाबड़ विभागों तथा जल के नीचे भी बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने में खर्च होने के बाद उन्हें चालू करने तथा उसके रख रखाव में बहुत कम कर जाता है। यहाँ परिवहन का सस्ता, तीव्र और सक्षम साधन है। पाइपलाइन सबसे अच्छा संसाधन है। इसमें एक बार पैसा लगता है फिर दोबारा पैसा नहीं लगेगा। यह परिवहन सबसे तीव्र और सक्षम संसाधन है। पाइपलाइन के दोष, पाइपलाइन का क्या क्या दोष है उसके बारे में हमको जानना है। तो लाइनों को बनाने के बाद उसकी क्षमता को न तो बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। अर्थात जो पाइप बट गया है उसको न हम बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। पाइपलाइनों में पदार्थों के रिसाव का पता लगाना भी एक बड़ी समस्या है। अगर पाइपलाइन में कोई लीकेज हो गया तो उसको भी लगाना बहुत असंभव है, बड़ी समस्या होती है। पाइपलाइन के फट जाने पर बहुत नुकसान होता है तथा उसकी मरम्मत कराने में कठिनाई होती है। अर्थात पाइपलाइन फट जाने पर नुकसान होता है, उसकी मरम्मत करना भी बहुत कठिन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। यह आपको पहले के वीडियो में बता दिया गया था कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करना था, उसको बताना था कौन इसके अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित स्रोत है जिसे शामिल किया गया है। यह ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय योग होने के कारण सतत पोषणीय ऊर्जा के स्रोत होने के साथ साथ पर्यावरण मित्र ऊर्जा स्रोत होते हैं। अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, जैसा कि आप जान रहे हैं अत्यधिक मात्रा में लोग सौर ऊर्जा का भी उपयोग करते हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, इसमें कोई प्रदूषण की कम प्रदूषित होता है। इसके बाद पवन ऊर्जा भी बहुत मायने रखता है। पवन ऊर्जा से भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। यह भी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा
ये सब हमारे गैर परंपरागत के उदाहरण हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि से क्या कारण है? भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? जैसा कि आप जान रहे हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है, अर्थात बढ़ती जनसंख्या का क्या कारण है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है अशिक्षा, निम्न जन्म स्तर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर का असंतुलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बाल विवाह, जल्दी शादी होने के कारण किशोर जल्दी माँ बाप बन जाते हैं जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, अंधविश्वास। आज भी अधिकांश लोगों का मानना है कि बच्चे ईश्वर की देन है। कुछ लोगों को मानना है कि संतान अधिक होने से काम में हाथ बताते हैं जिससे उन्हें बुढ़ापे में आराम मिलेगा। इसके कारण हमारे भारत में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अशिक्षा। लोग शिक्षित नहीं है जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जा रही है। यही नहीं, कम उम्र में शादी होना, अंधविश्वास, ये सब के कारण हमारा भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जिससे हमारा भारत देश में जनसंख्या की बढ़ती वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जा रही है। ये सब हमारे जनसंख्या वृद्धि के कारक है। शिक्षा, निम्न जन्म दर, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जन्म दर और मृत्यु दर का संतुलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण के लोग भी में ना समझ होते हैं, वे भी अपने बच्चे बच्चियों को कम उम्र में शादी कर देते हैं जिससे जनसंख्या बढ़ जाती है। साथ ही अंधविश्वास के कारण भी लोग बच्चे को ईश्वर की देन मानते हैं, जिससे भारत में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये सब भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जनसंख्या वृद्धि अर्थात जिस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ता है उसी को जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतः देशीय प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में क्या अंतर है? अर्थात अंतर्देशीय प्रवास तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास अर्थात अंदर की ओर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अर्थात आपका अपना राष्ट्र को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय माने देश की ओर। एक ही राज्य या देश में लोगों द्वारा करने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जब हम एक ही राज्य या देश अपने ही देश में लोगों द्वारा करने वाले प्रवास अर्थात अपना ही एक राज्य से दूसरे राज्य में वो भी अपना ही देश में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते हैं उसी को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। अर्थात अंदर अपने ही देश में, जैसे झारखंड से बिहार, बिहार से उड़ीसा या कहीं भी राज्य में जाते हैं उसी को हम लोग अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं। अर्थात हम लोग प्रवास करते हैं तो 4 प्रकार से। गांव से गांव, नंबर 1 में हो गया गांव से गांव, 2 में गांव से शहर, तीसरा में हो जाएगा शहर से शहर और चौथा में हो जाएगा शहर से गांव। अर्थात कोई व्यक्ति गांव से गांव में ही जाता है या गांव से शहर में जाता है या शहर से शहर में जाता है या शहर से गांव में जाता है। जैसे शहर से शहर अर्थात छोटा शहर से बड़ा शहर की ओर जाना, ये हमारा अंतर्देशीय प्रवास है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अर्थात एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अर्थात एक
अपना राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में जाना ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जैसे अपना देश भारत को छोड़कर दूसरा देश में चला जाना, जैसे अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है तो नंबर 1 में आ जाता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग क्या है उसके बारे में जानते हैं। इस वर्ग के उद्योग कृषि से प्राप्त उद्योगों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे चीनी उद्योग, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सूती वस्त्र आदि। इसके बाद आता है खनिज आधारित उद्योग। इस वर्ग में वे उद्योग शामिल है जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हो गया वनों पर आधारित उद्योग, फर्नीचर जो कागज उद्योग आदि एवं पशु आधारित उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग। एक कच्चे माल के पर आधारित होने वाले उद्योगों का वर्गीकरण है। नंबर 1 में हो गया कृषि आधारित, नंबर 2 में हो गया खनिज आधारित, नंबर 3 में हो गया वनों पर आधारित और नंबर 4 में हो गया पशु आधारित। अर्थात पशु से हमें क्या मिलता है, वनों से हमें क्या मिलता है और खनिजों से हमें क्या मिलता है, इस वर्गों में बांटा गया। यह कच्चे माल के आधार हैं। पशुओं से चमड़ा और ऊनी वस्त्र प्राप्त होते हैं, जबकि वनों से हमें फर्नीचर बनाने के लिए तथा कागज के लिए तथा खनिज आधारित खनिज से हमें कच्चा माल खनिजों का प्रयोग करते हैं, अर्थात खनिजों से हमें मिलता है। कृषि से चीनी, गन्ना इत्यादि मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है लोहा और अलोहा खनिज में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। अर्थात अयस्क क्या है, खनिज क्या है और अलोह खनिज क्या है। वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा होता है उसे लोह खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए लोह, अयस्क, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट आदि इन धात्विक खनिजों में लोहा नहीं होता है, इन्हें अलोह खनिज कहते हैं, जैसे तांबा, कोबाल्ट, टीन आदि। धात्विक खनिज को हम लोग लोह खनिज कहते हैं तथा अधात्विक खनिज अर्थात जिसमें लोहा नहीं होता है उसे हम लोग अलोह खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज चमकीला भी होता है, इसमें चमक होता है, जो मुलायम भी होता है, जबकि अधात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है उसको हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैंने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, टर्म 2 का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 सभी सेट बारी बारी से दे रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रदूषित जल के उपयोगों से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जैसा कि आप जानते हैं मनुष्यों के सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है, सबसे फर्स्ट में आता है हवा, इसके बाद पानी, इसके बाद भोजन। अगर हम लोग प्रदूषित जल पीते हैं तो उससे हमारा उपयोग करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। मनुष्य मानव जीवन पर दूषित जल का अनेक प्रकार से प्राप्त होता है। दूषित जल से पीने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। दूषित जल में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण बन जाते हैं। बैक्टीरिया जनित हैजा,
टाइफाइड, डायरिया इत्यादि दूषित पानी को पीने से, प्रदूषित पानी को पीने से होता है। तो जल का प्रदूषण से ये सब हमारे बीमारी होती है, जिससे हमें बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। इनसे हमें बैक्टीरिया आती है और बैक्टीरिया द्वारा जनित अर्थात बैक्टीरिया द्वारा हैजा, टाइफाइड और डायरिया इत्यादि बीमारी होती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं एवं वितरण का वर्णन कीजिए। जैसा कि आपको पार्ट 3 में मैंने गेहूँ के बारे में बताया था, अब इसमें हम लोग को चावल के बारे में जानना है। वर्षा, कितना वर्षा में चावल होता है। भारत की मानसून वर्षा चावल की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की खेती बिना सिंचाई के सफलतापूर्वक की जाती है। ये वर्षा हो गया। इसके लिए वर्षा कितना चाहिए? 125 सेंटीमीटर से अधिक सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग तापमान देखते हैं कि गेहूँ अर्थात चावल को खेती करने के लिए कितना सेल्सियस की आवश्यकता होती है। चावल की खेती से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में की जाती है। अर्थात इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, मिट्टी। कैसी मिट्टी में चावल की खेती की जाती है? तो दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है। इसके बाद श्रमिक, चावल की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते सारणी की आवश्यकता होती है। अर्थात श्रमक होते हैं अर्थात मजदूर होते हुए सस्ते रूप में होने चाहिए। ये सब जरूरी है। ये हमारा चावल उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक चीज़ों का वर्णन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं? वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो इसमें क्वेश्चन हो गया, वर्षा जल संग्रहण अर्थात वर्षा के जल को कैसे संग्रहित किया जाता है और उनको उपाय बताना है किस प्रकार से आप वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं। इसका आंसर है, वर्षा जल संग्रहण का एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोका एवं एकत्र किया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्षा जल संग्रह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीकी अर्थात वर्षा जल संग्रह का तात्पर्य भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना, वर्षा का जल का जहाँ गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। ये सब वर्षा जल संग्रह को अर्थात जो वर्षा वाली जल होता है उसको संग्रहित करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम वर्षा के जल को संग्रहित नहीं करेंगे तो उससे हमें बहुत अधिक जल का अभाव होगा दोस्तों। इसके बाद इसका उपाय क्या है वो जानते हैं। तो इसके उपाय निम्न है, किस तरह से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। तो नंबर 1 है टांका बनाकर अर्थात टंकी बनाकर इसका हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है। टांका या कुंड के नाम से प्रसिद्ध यह वर्षा जल संग्रहण ढांचा वस्तुतः एक ढके हुए भूमिगत टंकी होती है जिसका निर्माण घर में या घर के पास वर्षा जल को एकत्र करने के उद्देश्य से किया जाता है। तालाब एवं झील, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रह के लिए धरातल
रचनाएं जैसे तालाब एवं उनका उपयोग किया जाता है। जल संभर प्रबंधन द्वारा प्रस्तर कूप एवं चेक डैम निर्मित कर जल संग्रहण किया जाता है। अर्थात लोग कभी भी वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए जगह जगह गड्ढे, तालाब, पोखरा, डोभा इत्यादि का निर्माण करते हैं ताकि वर्षा का जल को वहाँ पर संरक्षित कर सके, जिससे जल की परेशानी से बचा जा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इसका आंसर हो जाएगा उद्योगों, अर्थात उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं उनके बारे में हम लोग उदाहरण सहित वर्णन करेंगे। उद्योगों अर्थात उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 बाजार तक पहुँच। विनिर्माण उद्योग की स्थापना और उन्नति में बाजार के निकटता विशेष लाभदायक रहती है। बाजार के निकट उद्योग लगाया जाए तो वस्तु को पहुंचने तथा रुपये में कम खर्च आती है, अर्थात वहां पर अच्छा ढंग से पहुंचा दिया जाएगा और कम ही खर्चा में वह माल वहां पहुंच जाएगा। कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच, अर्थात कच्चे माल की प्राप्ति तक पहुंच होना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यदि यह कच्चा माल दूर से मंगाया जाता है तो परिवहन में काफ़ी खर्च होता है। यदि कच्चा माल भारी है तो परिवहन मूल्य अधिक लगता है तथा लागत खर्च बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु को लाने में जितना खर्च होता है उससे उसमें लागत खर्च भी बढ़ जाता है, जिससे वह वस्तु महंगा हो जाता है। इसके बाद चौथा नेक्स्ट पॉइंट है श्रम आपूर्ति तक पहुँच। श्रम आपूर्ति तक पहुँच, कोई भी उद्योग चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसा कि कोई भी उद्योग चलाना है तो उसमें श्रमिक अर्थात मजदूरों की आवश्यकता होती है। इनमें उत्सव श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में उद्योग के कुशल श्रमिक मिल जाते हैं वही इस उद्योग का स्थानीयकरण हो जाता है। श्रम उद्योग होने के साथ ही सस्ता होनी चाहिए, अर्थात श्रम उद्योग भी होना चाहिए तो सस्ता होना चाहिए, जिससे हम कोई भी काम को आसानी से करवा सके और उसमें पैसा भी कम लगे। वही इस उद्योग का स्थानीयकरण हो जाता है। श्रम कुशल होने के साथ ही सस्ता होनी भी चाहिए। परिवहन एवं संचार सुविधाओं की पहुँच, अर्थात परिवहन एवं संचार सुविधा की पहुँच, अर्थात ऐसा परिवहन होना चाहिए जब हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाए, और संचार का भी सुविधा सरल होना चाहिए। उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाने और उत्पादित तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। हानिकारक जलवायु, किसी विशेष उद्योग को विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भूमि बृहत स्तर के लिए विनिर्माण उद्योग को विस्तृत क्षेत्र आवश्यक होती है ताकि कारखाने, गोदाम तथा श्रमिकों की बस्तियां बनाई जा सके। सॉरी, यहाँ हानिकारक नहीं, हानिकारक गलत हो गया है।
जलवायु होगा। जलवायु के अंतर्गत किसी विशेष उद्योगों को विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए सांद्र जलवायु की आवश्यकता होती है। वही भूमि बृहत स्तर के विनिर्माण उद्योगों को विस्तृत रूप क्षेत्र की आवश्यकता होती है, ताकि कारखाने गोदाम इत्यादि को किया जा सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसी तरह से मैं आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का जैक मॉडल सेट को सॉल्यूशन देता रहूँगा दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।